वेलकम बैक ऑन कैपिटल न्यूज दिल्ली। चलिए देखते हैं दिल्ली की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। बेड एंड ब्रेकफास्ट योजना में बड़े बदलाव करेगी दिल्ली सरकार। मालवीय नगर अग्निकांड के बाद लिया फैसला। दिल्ली सरकार प्रस्तावित बेड एंड ब्रेकफास्ट स्कीम में बदलाव करेगी। स्कीम में आग से बचाव के उपाय और निगरानी तंत्र पर अधिक जोर दिया जाएगा, जिसके तहत जितने कमरों का लाइसेंस मिला होगा उतने कमरों में ही होम स्टे योजना को लाइसेंस धारक लागू कर सकेंगे। दिल्ली में जिस तरह से आग की घटनाएं बढ़ रही है और बेड एंड ब्रेकफास्ट की पुरानी नीति के तहत दिए गए लाइसेंस का दुरुपयोग करने का मालवीय नगर में जो मामला सामने आया है उसमें 21 लोगों की मौत हो गई। सामने आया है कि 6 कमरों का लाइसेंस लेकर उसके मालिक ने एक बड़ा होटल खड़ा कर रखा था। बेड एंड ब्रेकफास्ट के नाम स्कीम पर लाइसेंस चला रहा था। ऐसे में सरकार ने पूर्व में बेड एंड ब्रेकफास्ट स्कीम के जारी किए गए मसौदे में नियमों में और सख्ती करने का फैसला लिया है। होजरानी अग्निकांड के बाद एक्शन में सीएम रेखा। अब लापरवाह अफसरों की खैर नहीं, अवैध निर्माणों पर कार्रवाई शुरू। दिल्ली में होजरानी अग्निकांड के बाद अवैध निर्माण पर रोक लगाने और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में अग्नि सुरक्षा से संबंधित मानकों का पालन कराने के लिए कार्रवाई शुरू की है। व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में अग्नि सुरक्षा को लेकर जांच की जा रही है। वहीं शुक्रवार को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली सचिवालय में उच्च स्तरीय बैठक भी की। उन्होंने अधिकारियों को अवैध निर्माण रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाने को कहा। इसे लेकर अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी। अवैध निर्माण रोकने में विफल रहने वाले अधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई होगी। आवश्यकता अनुसार वसूली भी की जाएगी। होजरानी अग्निकांड के बाद सख्त हुई दिल्ली सरकार। अवैध निर्माण रोकने में नाकाम अफसरों की होगी जेल। राजधानी में अवैध निर्माण और आग से सुरक्षा संबंधी नियमों के उल्लंघन में अक्सर दुर्घटनाएं होती है, जिसमें कई लोगों की जान चली जाती है। होजरानी स्थित अवैध होटल में आग लगने से भी 21 लोगों की मृत्यु हो गई। इस तरह घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने तथा अनधिकृत निर्माण व अग्नि सुरक्षा मानकों के उल्लंघन पर नागरिकों के जीवन को खतरे में डालने वाली गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए दिल्ली सरकार ने अधिकारियों की जवाबदेही तय करने का निर्णय लिया है। इसमें विफल रहने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करते हुए उन्हें जेल भेजने लेकर संपत्ति के नुकसान का प्राविधान किया जाएगा। दिल्ली में भवनों की अग्नि सुरक्षा के लिए बनेगी नई नीति। इलेक्ट्रॉनिक लॉक पर भी होगा विचार। आग लगने की कई घटनाओं में फिक्स्ड ग्लास वाली खिड़कियां और इलेक्ट्रॉनिक लॉक से अधिक नुकसान हुआ है। इस कारण इसकी समीक्षा कर नई नीति बनाने का निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि अग्नि सुरक्षा को ध्यान में रखकर सभी भवनों में खुलने योग्य खिड़कियां और बालकनी सुनिश्चित की जानी चाहिए। आग लगने की स्थिति में लोगों को भवन से बाहर निकलने या बचत कार्य में सुविधा होती है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में विभिन्न विभागों के अधिकारियों की बैठक में जिला स्तरीय और उपमंडल स्तरीय टास्क फोर्स को पूर्ण रूप से सक्रिय करने का निर्णय लिया गया। उन्होंने टास्क फोर्स की गतिविधियों की दैनिक रिपोर्ट उपलब्ध कराने, अवैध रूप से संचालित गेस्ट हाउसों और बड़े परिसरों को सील करने तथा आवश्यकता पड़ने पर बिजली और पानी की आपूर्ति भी बंद करने का निर्देश दिया है। संयुक्त सर्वे के आधार पर जिला प्रशासन, निगम और अन्य एजेंसियां सामूहिक जिम्मेदारी के साथ कार्रवाई करेगी। एनआईटी छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी। अब बिना गेट दिए आईआईटी दिल्ली में एमटेक और पीएचडी में डायरेक्ट एडमिशन। अब देश के राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थानों में पढ़ने वाले मेधावी छात्रों के लिए आईआईटी दिल्ली पहुंचना पहले से कहीं अधिक आसान हो जाएगा। आईआईटी दिल्ली ने देश के 18 एनआईटी के साथ एक महत्वाकांक्षी शैक्षणिक साझेदारी शुरू की है। इस योजना के तहत छात्रों को बिना गेट एग्जाम के दिए एमटेक और पीएचडी में प्रवेश के अवसर मिल सकेंगे। इसके साथ ही स्नातक स्तर के छात्रों को पढ़ाई के दौरान ही आईआईटी के शोध माहौल और अत्याधुनिक सुविधाओं से जुड़ने का मौका भी मिलेगा। सीएम रेखा गुप्ता पर हमले के दिन क्यों बंद थे सीसीटीवी? सुरक्षाकर्मी पर उठा सवाल। कोर्ट में गवाह का बड़ा खुलासा। मुख्यमंत्री पर हमले के मामले में कोर्ट में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष के एक गवाह ने बताया कि घटना वाले दिन मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के कैंप कार्यालय में लगे सीसीटीवी कैमरे काम नहीं कर रहे थे। गवाह ने यह भी कहा कि उसे इस बात की जानकारी नहीं है कि घटना किस मोबाइल फोन में रिकॉर्ड हुई थी या नहीं। अधिक सत्र न्यायाधीश निशांत गर्ग की अदालत ने अभियोजन पक्ष के गवाह अनिल अग्रवाल का बयान दर्ज किया। अनिल अग्रवाल जन सुनवाई के दौरान कैंप कार्यालय में सेक्शन अधिकारी के पद पर मौजूद थे। विशेष लोक अभियोजन प्रदीप राणा ने उसका मुख्य परीक्षण किया, जबकि बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता सिद्धांत मलिक ने जिरह की।
कॉकरोच जनता पार्टी के पीछे कौन, जानेंगे फिर करेंगे समर्थन पर निर्णय, बोले राकेश टिकैत। सीजेपी के द्वारा प्रदर्शन करना ठीक है, अपनी मांगों को लेकर सबको प्रदर्शन करना चाहिए। कॉकरोच जनता पार्टी बनने में किसका हाथ है, इसके पीछे कौन है, पहले इसके बारे में जानकारी करेंगे, तब समर्थन पर निर्णय लेंगे। यह बातें किसान नेता राकेश टिकैत ने शनिवार को कलेक्ट्रेट में किसानों की समस्याओं को लेकर आयोजित बैठक समाप्त होने के बाद बातचीत के दौरान कही। होजरानी अग्निकांड में दुकान के गद्दे बिछाकर जान बचाने वाले व्यापारी की मदद को बढ़े कई हाथ, बोले रियाजुद्दीन को सलाम। होजरानी अग्निकांड की भयावह रात में जब होटल के ऊपरी मंजिलों में धुआं और आग की लपटें निकल रही थी, तब लोग अपनी जान बचाने के लिए खिड़कियों और छतों से मदद की गुहार लगा रहे थे। अफरा तफरी और चीख पुकार के उस माहौल में एक शख्स ने बिना अपनी परवाह किए अपनी दुकान के सारे गद्दे और रजाइयां सड़कों पर बिछाकर इंसानियत की ऐसी मिसाल पेश की जिसकी चर्चा पूरे इलाके में हो रही है। उन्हें रियाजुद्दीन की आज एक संगठन ने 1 लाख रुपए देकर मदद की है। जंतर मंतर पर मंच से सोनम वांगचुक ने सरकार को किया धन्यवाद, शिक्षा व्यवस्था पर भी उठाए सवाल। सीजेपी ने घोषणा की है कि दिल्ली पुलिस ने उनके प्रस्तावित जंतर मंतर पर प्रदर्शन के लिए अनुमति दे दी है। सोशल मीडिया पर अपडेट शेयर करते हुए पार्टी ने कहा कि अब समर्थक सीधे धरना स्थल पर जा सकते हैं, उन्हें अब संसद स्ट्रीट पुलिस स्टेशन जाने की जरूरत नहीं है, जैसा कि पहले दिल्ली पहुंचने के बाद उनकी पहली मंजिल तय की गई थी। घोषणा के साथ दिए गए राजनीतिक संदेश में सीजेपी ने लिखा है, दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट की अनुमति दे दी है, अब हम सीधे जंतर मंतर पर इकट्ठा हो सकते हैं और पहले की योजना के अनुसार संसद स्ट्रीट पुलिस स्टेशन जाने की जरूरत नहीं है। पार्टी ने यह भी लिखा है कि कॉकरोच आ रहे हैं, धर्मेंद्र प्रधान जा रहे हैं। दिल्ली के नरेला इंडस्ट्रियल एरिया में प्लास्टिक फैक्ट्री में भीषण आग, दूर से ही दिख रहा घना काला धुआं। शनिवार को दिल्ली के नरेला इंडस्ट्रियल एरिया में स्थित एक प्लास्टिक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई, जिसमें आसमान में घने काले धुएं के गुबार उठने लगे और इमरजेंसी सेवाएं सक्रिय हो गई। घटनास्थल की ड्रामेटिक तस्वीरों की इमारत के कुछ हिस्सों को तेज नारंगी लपटों ने घेर लिया था, जबकि दूर से ही घना काला धुआं साफ दिखाई दे रहा था। दिल्ली फायर सर्विस की फायर टेंडर घटनास्थल पर पहुंच गई और कई यूनिट्स को आग पर काबू पाने के लिए तैनात किया गया। फायर फाइटर्स लगातार आग बुझाने का प्रयास कर रहे हैं। सीजेपी प्रोटेस्ट में तिरंगा, फूल और अनोखे पोस्टर्स के साथ जंतर मंतर पर पहुंचे लोग शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग पर अड़े। राजधानी के जंतर मंतर पर शनिवार को आयोजित प्रदर्शन में बड़ी संख्या में लोग तिरंगा, फूल, हाथों में विभिन्न संदेशों वाले पोस्टर लेकर पहुंच रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने शिक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग करते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग उठाई है। प्रदर्शन के दौरान लोगों ने शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखी और शिक्षा से जुड़े मुद्दों पर सरकार का ध्यान आकर्षित करने का प्रयास भी किया। प्रदर्शन में शामिल युवाओं, छात्रों और विभिन्न राज्यों से आए समर्थकों ने हाथों में तिरंगा और तमाम तरीके रोचक पोस्टर्स लेकर पहुंचे हैं। कई लोग पुलिस कर्मियों के लिए फूल लेकर पहुंचे और उन्हें सम्मान स्वरूप भेंट भी करते दिखे। दिल्ली में पिता फंदे से लटका मिला, 13 वर्षीय पुत्र का शव था बिस्तर पर, क्या बेटे को जहर देने के बाद की खुदकुशी। छतरा जिले के उत्तरी छतरपुर इलाके में शनिवार सुबह पिता पुत्र के शव मिलने से सनसनी फैल गई। 54 वर्षीय प्रवीण सिंह का शव कमरे में फंदे से लटका मिला, जबकि उनके 13 वर्षीय बेटे नैतिक का शव बिस्तर पर पड़ा था। प्रारंभिक जांच में आशंका जताई जा रही है कि प्रवीण ने पहले बेटे को कोई जहरीला पदार्थ दिया और उसके बाद खुद फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। हालांकि मौत के वास्तविक कारणों का पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही चल सकेगा। होजरानी अग्निकांड में गिरफ्तार शेफ ने पूछताछ में कहा, आग लगते ही बेसमेंट का शटर गिराकर भाग गया था, नहीं दी चेतावनी। होजरानी अग्निकांड में अवैध होटल में बने रेस्तरां के दिलशाद गार्डन निवासी शेफ केशव नेगी की भूमिका भी संदिग्ध है। घटना के समय वे रेस्तरां में ही था, जब किचन तक आग पहुंची तो वह भाग निकाला। किसी को बचाने या किसी प्रकार की चेतावनी स्टाफ या वहां ठहरने मेहमानों को नहीं दी। वहीं बेसमेंट का जालीदार शटर भी उसने गिरा दिया ताकि आग ऊपर न आ पाए। इसके चलते बेसमेंट के लोग अंदर ही रह गए। घटना के बाद वे मौके पर ही था, बाद में भाग निकला था। मालवीय नगर थाने की पुलिस ने शनिवार सुबह उसे भी गिरफ्तार कर लिया। उसने आग लगने की पूछताछ की जा रही है। वहीं मामले में फरार चल रहे होटल मैनेजर व चार्टर्ड अकाउंटेंट जे मिश्रा की गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर लगातार छापेमारी कर रही है।
सीजेपी चीफ अभिजीत दीपके को अमेरिका से डिपोर्ट करने का क्या है पूरा सच, विदेश मंत्रालय ने दिया जवाब। कोकरोच जनता पार्टी ने प्रस्तावित जंतर मंतर प्रदर्शन से पहले उसके संस्थापक अभिजीत दीपके को लेकर उठे सवालों पर केंद्र सरकार ने स्थिति स्पष्ट की है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि उसे अमेरिकी अधिकारियों की ओर से अभिजीत दीपके की कथित डिपोर्टेशन या वीजा के दुरुपयोग से संबंधित कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने शुक्रवार को एक प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि भारत सरकार के पास इस संबंध में कोई आधिकारिक सूचना नहीं है। हाल ही के दिनों में सोशल मीडिया पर दीपके के अमेरिका से निष्कासन और वीजा नियमों के उल्लंघन से जुड़े दावे चर्चा में रहे हैं। कोकरोच जनता पार्टी के अभिजीत दीपके को जंतर मंतर प्रदर्शन की मिली अनुमति, बोले किताब व तिरंगा लेकर पहुंचे। कोकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके शनिवार को दिल्ली पहुंच गए। दिल्ली पहुंचने के बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर समर्थकों से जंतर मंतर पर जुटने का आह्वान किया। उन्होंने लोगों से अपने साथ एक किताब और तिरंगा लाने की अपील करते हुए कहा कि आंदोलन को प्रेम और शांति के साथ आगे बढ़ाया जाएगा। वहीं दिल्ली पुलिस ने सीजेपी को प्रदर्शन करने की अनुमति दे दी है। दिल्ली पुलिस की विशेष आयुक्त कानून व्यवस्था नीरज ठाकुर ने इसकी पुष्टि की है। दीपके ने समर्थकों से पुलिस कर्मियों को सम्मान और कृतज्ञता के प्रतीक के रूप में फूल भेंट करने का भी आग्रह किया है। उन्होंने अपने संदेश में कहा है कि यह आंदोलन सौहार्द और शांतिपूर्ण तरीके से संचालित किया जाएगा। दिल्ली के मंडोली जेल में 4 माह में 4 कैदियों की मौत, सुधार गृह बना डेथ जेल व्यवस्था पर उठे सवाल। सलाखों के पीछे सजा काट रहे कैदियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी जिस सिस्टम पर है, वहीं अब उनकी जान पर भारी पड़ता नजर आ रहा है। तिहाड़ जेल का एक्सटेंशन कर मंडोली जेल बनाई गई थी, जिससे कैदियों की बेहतर सुविधा और माहौल मिल सके। लेकिन मंडोली जेल में बीते 4 महीनों से 4 बंदियों की संदिग्ध मौतों ने यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या यह जेल सुधार गृह की जगह मौत की जेल बनती जा रही है। मृतक कैदियों के स्वजन आरोप लगाते हैं, लेकिन जेल प्रशासन की ओर से कोई जवाब नहीं मिलता। हौज रानी अग्निकांड, तीसरी मंजिल से कूदकर उज्बेकिस्तान ने बचाई जान, सुनाई भयावह मंजर की आप बीती। जब आग लगी उस समय में तीसरी मंजिल पर अपने कमरे में सो रहा था। शोर सुनकर नींद खुली। दरवाजे के नीचे से धुआं अंदर आ रहा था। दरवाजा खोला तो हर तरफ धुआं था, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। बताया कि खिड़की के पास पहुंचा तो बगल के रूम में रहने वालों को नीचे कूदते देखा। नीचे होटल के बगल की गली में किसी ने गद्दे बिछा दिए थे। सब कुछ इतनी तेजी से हो रहा था कि कपड़े पहनने तक का समय नहीं मिला। खिड़की का शीशा तोड़ा और तीसरी मंजिल से छलांग लगा दी। घटना को याद करते हुए यह बातें उज्बेकिस्तान के इख्तियार ने साझा की। 28 मौतों के बाद टूटी एमसीडी की नींद, दिल्ली में 82 संपत्तियों पर गर्जा बुलडोजर, 35 को किया सील। दक्षिणी दिल्ली की सेदुल आजम में अवैध निर्माण गिरने और होचानी में अवैध होटल में आग के चलते कुल 28 मौतों के बाद एमसीडी की नींद टूट गई है। एमसीडी समेत दूसरी एजेंसियों की संयुक्त टीमों ने सर्वेक्षण के बाद एमसीडी ने शुक्रवार को अभियान चलाकर अवैध निर्माण और अवैध होटलों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई की। वहीं संपत्तियों को ध्वस्त करने और असलिंग की कार्रवाई भी की गई। कई स्थानों पर आपातकालीन वाहनों की आवाजाही को लेकर संकरी गलियों से अतिक्रमण हटाकर रास्तों को चौड़ा किया। दिल्ली एमसीडी की खूब हो रही किरकिरी, मृत और सस्पेंड इंजीनियरों के भी कर दिए तबादले। दिल्ली में सेदुल आजाब से लेकर होशानी में एमसीडी की खूब किरकिरी हो रही है। इसमें सवाल एमसीडी की निगरानी व्यवस्था पर उठ रहे हैं, लेकिन एमसीडी के इंजीनियरों के तबादले से इनकी खूब खिली उड़ रही है, क्योंकि जिन 2 इंजीनियरों का तबादला किया गया उनकी मृत्यु हो चुकी है। वहीं एक इंजीनियर करीब 1 वर्ष निलंबित चल रहा है। अभी यह बात सिर्फ 3 इंजीनियरों के मामले में पुष्टि हुई है। मामला सामने आने के बाद संबंधित जोन में अधिकारी बात करने से बच रहे हैं। सीएनजी से भी सस्ता पेट्रोल, दिल्ली के किन पंपों पर मिलेगा E85 पेट्रोल, किसानों की होगी बल्ले बल्ले। पश्चिम एशिया युद्ध के प्रभाव से बढ़ती पेट्रोल की कीमतों के बीच दिल्ली में पहला एथेनॉल युक्त विशेष पेट्रोल लॉन्च हुआ है। इस विशेष पेट्रोल में 85% तक एथेनॉल मिला है, जबकि सामान्य पेट्रोल में 20% तक एथेनॉल मिला होता है। इसकी कीमत सीएनजी से भी कम होगी। फिलहाल यह दिल्ली के 7 पेट्रोल पंप पर उपलब्ध होगा। फिलहाल यह आनंद विहार, करोल बाग के पोसा रोड, निजामुद्दीन समेत अन्य स्थानों पर उपलब्ध होना शुरू हुआ है। यह पेट्रोल सामान्य वाहनों के लिए नहीं है, यह केवल E85 वाहनों के लिए उपलब्ध होगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने दुर्लभ बीमारी से जूझ रहे बच्चे की मदद पर केंद्र सरकार से मांगा जवाब। लिपोपालीसेकेराइड रिस्पॉन्सिव
पेज लाइक एंकर प्रोटीन नामक एक जीन की कमी की असाध्य बीमारी से पीड़ित 3 साल के बच्चे की आर्थिक मदद की मांग वाली याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। याचिका पर न्यायमूर्ति अमित शर्मा की पीठ ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। मामले पर अगली सुनवाई सोमवार 8 जून को होगी। याचिकाकर्ता की तरफ से पेश हुए अधिवक्ता अशोक अग्रवाल ने पीठ को बताया है कि 18 जुलाई 2025 को हुई होल जीनोम टेस्ट की पुष्टि हुई थी कि बच्चा एक अध्याय आनुवांशिक विकार से पीड़ित है। इसके कारण इम्यून सिस्टम प्रभावित होता है। सीबीएसई ने 12वीं के स्टूडेंट्स को दी बड़ी राहत। एप्लीकेशन जमा करने के लिए 7 जून तक बढ़ाई तारीख। सीबीएसई ने क्लास 12वीं बोर्ड एग्जाम के लिए सवालों के वेरिफिकेशन और रिवेल्यूशन के लिए एप्लीकेशन जमा करने की आखिरी तारीख बढ़ाने का फैसला किया है। इससे स्टूडेंट्स को प्रोसेस पूरा करने के लिए और समय और मदद मिलेगी। पहले की आखिरी तारीख के अनुसार स्टूडेंट्स के पास 6 जून 2026 की आधी रात का समय था, लेकिन जारी नई डेट के अनुसार अब स्टूडेंट्स के पास 7 जून 2026 आधी रात का समय होगा। सीबीएसई की ओर से कहा गया है कि स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट है कि वे बदले हुए शेड्यूल पर ध्यान दें और उसी हिसाब से अपनी एप्लीकेशन जमा करें। 75% से कम अंक वाले क्वालिफाइड छात्रों को राहत। आईआईटी काउंसिल में ले सकेंगे हिस्सा। आईआईटी रुड़की ने जेईई एडवांस 2026 में सफल उन छात्रों को बड़ी राहत दी है जिनके 12वीं बोर्ड में फिलहाल निर्धारित 75% अंक नहीं है। ये छात्र अब आईआईटी काउंसलिंग में भाग ले सकेंगे, बशर्ते वे 15 जुलाई तक अपनी संशोधित अंक तालिका जमा करें। प्रमोशन इंटरव्यू से पहले ड्यू के असिस्टेंट प्रोफेसर का कत्ल। 170 संदिग्धों के कॉल रिकॉर्ड खंगाले, 3 की तलाश तेज। वसुंधरा एनक्लेव स्थित सत्यम अपार्टमेंट में ड्यू के सहायक प्रोफेसर डॉक्टर देबोस्मिता पोल की फ्लैट में बेरहमी से हत्या की गई। पुलिस ने 170 संदिग्धों के कॉल रिकॉर्ड और अन्य जानकारियों को खंगाला है। इनमें से 3 ऐसे हैं जिनकी तलाश में पुलिस उत्तर प्रदेश सोनीपत में छापेमारी कर रही है। सड़क पर लगे सीसीटीवी कैमरों से पता चला है कि ये वे लोग हैं जो ऑटो व अन्य वाहनों से नई दिल्ली व आनंद विहार रेलवे स्टेशन की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। परिवार ने फोटो देखकर इन लोगों को पहचानने से इनकार कर दिया है। पुलिस ने इस मामले में 3 संदिग्धों को हिरासत में लिया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। सेदुल आज़ाद भवन हादसा, मृतकों के परिजनों को मुआवजा देने की मांग। फाइमा ने पीएम मोदी को लिखा पत्र। दक्षिणी दिल्ली के सेदुल आज़ाद में हाल ही में हुए भवन ढहने के हादसे में डॉक्टर रवि कुमार 26 वर्षीय, एकता 23 वर्षीय, कपिल 26 वर्षीय, आलोक वर्मा 23 वर्षीय, नलिन राय 23 वर्षीय और स्थानीय भोजनालय संचालिका पार्वती ओझा 39 वर्षीय की मौत हो गई थी। मृतकों में कई युवा छात्र शामिल थे जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे थे। इस हादसे के बाद फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशंस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर मृतकों, विशेषकर मेडिकल छात्रों के परिजनों को अनुग्रह राशि देने की मांग की है। संगठन ने कहा है कि पीड़ित परिवारों को तत्काल आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई जानी चाहिए। दाऊद इब्राहिम और आईएसआई मॉडल का नोवा आतंकी हजूबा अहमद हाशमी गिरफ्तार। स्पेशल सेल को मिली 5 दिन की रिमांड। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी और अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम मॉडल के एक और आतंकी हजूबा अहमद हाशमी को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने मुंबई से गिरफ्तार कर लिया है। यह दाऊद इब्राहिम के गिरोह के सक्रिय सदस्य वो कराची में रह रहे मुन्ना चिंगाड़ा का दाहिना हाथ है और उसी के निर्देश पर मुंबई में अंडरवर्ल्ड और आईएसआई के लिए युवाओं को अपने मॉड्यूल में भर्ती कर रहा था। एम्स के कार्यवाहक निदेशक को सुप्रीम कोर्ट का अवमानना नोटिस। साधु जुलाई को व्यक्तिगत पेशी के आदेश। वैवाहिक मामले में हलफनामा दाखिल न करने पर कड़ी आपत्ति जताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एम्स के कार्यवाहक निदेशक को अवमानना का नोटिस जारी किया है। वे उनसे स्पष्टीकरण मांगा है, साथ ही उन्हें निचोड़ तौर पर उपस्थित होने का आदेश दिया है। न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अहमदुल्ला और आर महादेवन की पीठ ने कहा है कि एम्स निदेशक को 16 अप्रैल को इस मामले में प्रतिवादी बनाया गया था और उन्हें हलफनामा दाखिल करके स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया गया था। अदालत ने कहा है कि एक हलफनामा दायर किया गया है। इसका सबसे आपत्तिजनक हिस्सा ये है कि श्री निशांत कुमार, जो एम्स नई दिल्ली में उप सचिव होने का दावा करते हैं, को दस्तावेज दाखिल करने के लिए अधिकृत किया गया था। दिल्ली की सेहत बिगड़ी। प्रदूषण WHO मानक से 20 गुना ज्यादा। 80% इलाका डार्क जोन में। दिल्ली देश में सबसे प्रदूषित शहरों में से एक है, जहां वायु प्रदूषण, जल संकट, कचरा निस्तारण और बढ़ती गर्मी जैसी गंभीर पर्यावरणीय चुनौतियां है। CAC की रिपोर्ट स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरमेंट 2026 के अनुसार राजधानी का PM 2.5 स्तर WHO मानक से 20 गुना ज्यादा है और यमुना में अनुपचालित सीवेज गिर रहा है।
ओला उबर को टक्कर दिल्ली शहर में लॉन्च हुई ग्रीन एसएम की इलेक्ट्रिक टैक्सी 1000 ईवी कैब सड़कों पर उतरी। पर्यावरण मंत्री मंजिंदर सिंह सिरसा और परिवहन मंत्री पंकज सिंह ने शुक्रवार को वियतनाम की कंपनी ग्रीन एसएम की टैक्सी सेवा को हरी झंडी दिखाकर शुरू किया। इस दौरान 1000 इलेक्ट्रिक टैक्सियों का बेड़ा व कैब एग्रीगेटर का मोबाइल एप्लीकेशन भी लॉन्च किया गया। सिरसा ने कहा कि दिल्ली सरकार प्रदूषण कम करने और नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार लाने वाली हरित पहलों को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने आगे कहा कि विद्युतीकरण की दिशा में उठाया गया हर कदम स्वस्थ पर्यावरण एवं हमारे नागरिकों के बेहतर जीवन स्तर की ओर एक कदम है। न धुआं न प्रदूषण, देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन जल्द दौड़ेगी, सिर्फ जल वाष्प का होगा उत्सर्जन। देश में पहली हाइड्रोजन ट्रेन की शीघ्र जींद सोनीपत रेलखंड पर चलने की उम्मीद है। कुछ दिनों पहले रेलवे बोर्ड ने इसे स्वीकृति दी है। शुक्रवार को शकूर बसी डिपो में इसका निरीक्षण किया। इस 10 डिपो वाली स्वदेशी ट्रेन हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक से चलेगी। इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रासायनिक प्रक्रिया से बिजली पैदा होती है। उत्सर्जन के रूप में सिर्फ जल वाष्प निकलेगा, यानी ट्रेन प्रदूषण मुक्त होगी। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आप दिल्ली के किस जगह से इस वीडियो को देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।